अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उम्मे हबीबा है। और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो बेसिकली आपके छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं। फॉर एग्जांपल के यहाँ पे जो आपका 1.3 टॉपिक है बेसिक डेफिनेशंस का, इसमें फर्स्ट आपकी हेडिंग है मैटर की। तो ये जानना जरूरी है कि मैटर बेसिकली है क्या। आपके इर्द गिर्द जो भी चीजें हैं, ठीक है, वो या तो सॉलिड हो सकती हैं या लिक्विड हो सकती हैं या गैस हो सकती हैं। मीन्स कि अगर आप कहीं बैठे हुए हैं और किसी चेयर पे आप बैठे हुए हैं तो वो चेयर आपका सॉलिड है। उसके किसी रूम में आप बैठे हुए हैं, उसके जो वॉल्स हैं वो आपके सॉलिड हैं। अगर कोई बॉटल वहां पे रखी हुई है उसमें पानी है तो वो लिक्विड फॉर्म है। और जहाँ पे आप कहीं भी बैठे हो तो जाहिर सी बात है, हम ब्रीदिंग, जो हमारी रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग है वो चलती रहती है। तो वो उस तरह से आप गैसेस को यानी ऑक्सीजन को अपने अंदर इनहेल करते हैं और एक्सहेल भी करते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, ये तमाम के तमाम मैटर्स हैं। अब आपके पास अब आपके पास ये जो मैटर है, ये अकॉर्डिंग टू द बुक इसकी डेफिनेशन किस तरह से हो सकती है उसको भी हम देख लेते हैं। मैटर इज सिंपली डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। मैटर आपकी कोई भी ऐसी चीज होती है जिसके पास मास होता है और वो जगह लेती है, ठीक है। तो ये समझा जाता था कि मैटर जो है उसकी जो टाइप्स हैं उनमें जस्ट हमारे पास सॉलिड लिक्विड गैस है, क्योंकि इनका कोई ना कोई मास भी है और ये कोई ना कोई जगह भी ले रही है। लेकिन जैसे जैसे स्टडी आगे गई तो हमें ये पता चला कि मैटर की जो टाइप्स में, ये जस्ट 3 टाइप्स नहीं है बल्कि इसके और भी टाइप्स हैं और मे भी आने वाले टाइम में और डिस्कवर होना बाकी हैं। तो इस तरह से हमें पता चला कि मैटर की कितनी टाइप्स बनती हैं। अभी हमारे पास अब तक की जो डिस्कवर हुई है वो 5 टाइप्स डिस्कवर हुई हैं, जिसमें से नंबर 1 पे सॉलिड है, नंबर 2 पे लिक्विड है, नंबर 3 पे गैस है, नंबर 4 पे प्लाज्मा है और एक नंबर 5 भी आता है जिसको हम कहते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है। तो ये जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है आपके पास, ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है। तो अभी हम इन तमाम चीजों को आगे देखते जाएंगे, लेकिन अभी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट आपकी बुक में बहुत ज्यादा उस तरह से नहीं है, बट हाँ आपके एक नो हाउ के तौर पे बता दिया गया है कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट आपकी होती क्या है। तो उसको भी हम आगे फर्दर स्टडी में लाएंगे। अभी अगर हम यहाँ देखें तो क्या है, इट इज फाउंड इन द 3 कॉमन सॉलिड लिक्विड एंड गैस। जैसे आपके पास 3 कॉमन चीजें हैं, सॉलिड लिक्विड और गैस। द प्लाज्मा इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। जो प्लाज्मा है आपका वो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर में कंसिडर किया जाता है। द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर आर ड्यू टू द डिफरेंस एनर्जी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। आपने ये चीज याद रखनी है कि जब आप सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस या गैस से प्लाज्मा पे जाते हैं तो इसका मतलब है उन मॉलिक्यूल्स की जो अपनी एनर्जी है वो यहाँ पे इंक्रीज होती जाती है। मींस के सॉलिड की एनर्जी लिक्विड से कम होगी, या आप यूं कह लें कि यहाँ पे प्लाज्मा की जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा है। लेकिन ये किससे ज्यादा है, गैस से। गैस की एनर्जी किससे ज्यादा है, लिक्विड से। लिक्विड की एनर्जी किससे ज्यादा है, सॉलिड से। ठीक है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर फॉर्म में बनाना चाहूँ कि सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, तो मुझे इस तरह से ऑर्डर फॉर्म बनाना चाहिए एनर्जी के लिए। यानी कि यहाँ पे क्या हो रही है, एनर्जी इंक्रीज कर रही है, यानी जो आपका प्लाज्मा है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, देन गैस, देन लिक्विड एंड देन सॉलिड। अब हम आगे इसको देखते हैं कि फर्दर हमारे पास आगे क्या चीजें हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं कि हमारी क्या है, एटम। आपकी ये जो चीज गिवन है इसको भी मैं लेते चलती हूँ कि ये क्या है। आपको यहाँ बताया गया है कि ये जो मैटर है बेसिकली, अगर आप इसको डिवाइड करें तो ये दो तरह से, दो चीजों में डिवाइड हो रही है। एक है आपका सब्सटेंस और एक है आपका मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस। जो आपका सब्सटेंस है वो चीज क्या होती है, डेफिनेट कंपोजिशन यानी होमोजेनस, एक प्रॉपर इसकी कंपोजिशन होती है और ये आगे भी है। अब मैं इसका बताऊंगी सब्सटेंस में क्या होता है। मिक्सचर का मतलब होता है एक से ज्यादा चीज। यहाँ पे अगर कोई सिंगल मटेरियल कोई हमारे पास है तो यहाँ पे सिंगल नहीं होगा बल्कि वो क्या होंगे, 2 या 3 चीजें मिली हुई होंगी। ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने देखे गिवन किया, ये जो मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस है ये सेपरेट होके सब्सटेंस में कन्वर्ट हो सकता है। यानी कि यहाँ पे जाहिर सी बात है अलग अलग सब्सटेंस है, और अगर मुझे अपना डिजायर्ड सब्सटेंस चाहिए तो मैं उसको फिजिकली सेपरेट कर सकती हूँ। इसके अलावा सब्सटेंस को मजीद 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, एक आपका एलिमेंट है और एक आपका कंपाउंड। अब अगर आप यहाँ पे देखें जो आपका एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल आयरन, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सिल्वर, दे बोथ आर एलिमेंट्स। इनको आप पीरियोडिक टेबल में भी देख सकते हैं। कंपाउंड्स आपके क्या होते हैं, जैसे कि वाटर हो गया, आयरन सल्फाइड हो गया, यानी यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट मिल के एक चीज बना रहे होते हैं, ठीक है, एक अपने एक रिस्पेक्टिव रेशियो से, तो उसको आप कहते हैं कि ये आपका कंपाउंड है। कंपाउंड एलिमेंट में केमिकली सेपरेट होता है, यानी कंपाउंड को आप फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या होती है कि ये तमाम, जैसे वाटर है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल के वाटर के पास एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन है।
ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से ऑक्सीजन अलग करूं, हाइड्रोजन अलग करूं, तो आप इसको हीट देकर फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे इसको केमिकली सेपरेट करना पड़ेगा, यानी आपको केमिकल रिएक्शंस करवानी पड़ेंगी, तब जाके ये एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन होगा, यानी हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो इसको आप केमिकली सेपरेट कर सकते हैं। क्यों? उसकी वजह ये होती है क्योंकि इसके पास बॉन्ड्स होते हैं। ये जो बॉन्ड्स होते हैं दे आर मच मोर स्ट्रोंगर। तो जब ये स्ट्रांग होते हैं तो जाहिर सी बात है आपको आपको लाजमी सी बात है कोई ऐसी चीज चाहिए इनको सेपरेट करने के लिए जो कि केमिकली हो, ताकि वो केमिकल लेवल पे या एटॉमिक लेवल पे जाके इनको सेपरेट करें। और जो मिक्सचर होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, अगर एक कंपाउंड आपका ए यहाँ पे है, तो उसकी वीक अट्रैक्शन होती है कंपाउंड बी के साथ। तो ये जो वीक अट्रैक्शन है ये कोई परमानेंट बॉन्ड नहीं है इसकी तरह। तो इसको बहुत थोड़ी सी आप हीट भी प्रोवाइड कर देंगे तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। देन आपके पास मिक्सचर में दो तरह के मिक्सचर होते हैं, एक होता है होमोजीनस, एक होता है हेट्रोजीनस। होमोजीनस का मतलब होता है सेम, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, यूनिफॉर्म थ्रू आउट ऑल्सो कॉल्ड सॉल्यूशन, फॉर एग्जाम्पल एयर, टैप वाटर, गोल्ड अलॉय एक्सेट्रा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपने फॉर एग्जांपल डेली लाइफ में अगर मैं देख लूं कि अगर आप चीनी पानी बनाते हैं, आप शुगर को वाटर में मिक्स कर देते हैं या सॉल्ट वाटर बनाते हैं, तो आपने देखा होगा वो जो सॉल्ट के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ वक्त के बाद इस ग्लास में से डिसअपेयर हो जाते हैं। इसका मतलब वो जो आपका कंपाउंड बना है वो आपका बना है होमोजीनस का। इसके अलावा आपका जो हेट्रोजीनस होता है वो क्या होता है कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने नॉन यूनिफॉर्म लिखा हुआ है, डिस्टिंक्ट फेसेस, फॉर एग्जाम्पल सोप, कंक्रीट, ग्रेनाइट। ये जो कंक्रीट, ग्रेनाइट, सूप वगैरह होते हैं, सॉरी ये सूप है। तो इनमें जो मटेरियल्स डले होते हैं जाहिर सी बात है वो अगर आप देखें वो वाटर में डिजोल्व हुए भी नहीं होते, वो आपको नजर आते हैं बाकायदा, एक के बाद एक, एक के बाद एक नजर आता है, वो डिजोल्व प्रॉपर नहीं हुआ होता जिस तरीके से सॉल्ट वाटर मिक्स हुआ होता है। तो उन कंपाउंड्स को आप कहते हैं, उस तरह के मिक्सचर को आप कहते हैं हेट्रोजेनस, और जो कंप्लीटली डिजोल्व हो चुके होते हैं वो आपका होता है होमोजेनस। अब इसके बाद हम नीचे नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं कि हमारे पास क्या है, एटम। अब अगर मैं एटम के बारे में बताना स्टार्ट करूं तो एटम बेसिकली क्या होता है कि दुनिया में जो एक वाहिद ऐसा पार्टिकल है जिसको कहा जाता है कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, सबसे छोटा। अब मैं आपको ये बताते चलूं कि जो पूरी केमिस्ट्री हमारी है उसकी जो सबसे बेसिक यूनिट जो है, अगर आप कहना जहाँ से शुरुआत होती है तो वो एटम से होती है बेसिकली। ठीक है। एटम को, एटम का जो वर्ड है ये वर्ड निकला है एटोमॉस से। एटोमॉस का मतलब होता है इनडिविजिबल। ठीक है, पुराने टाइम में इसे जो है एटोमॉस कहा जाता था, यानी इंडिविजिबल। अब हुआ ये कि ये जो इंडिविजिबल पार्टिकल है कंसिडर किया जाता था कि यही सबसे छोटा पार्टिकल है, इससे छोटा पार्टिकल और कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन जब स्टडी हमारी आगे जाती रही तो हमें ये पता चला कि नहीं, एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, बल्कि एटम बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, जिसको आप कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, आप क्या कहते हैं इसे, फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है मैं आपको ये बताते चलूं कि ये बहुत सारे होते हैं, लेकिन इनमें से थ्री मेजर टाइप्स हमने पढ़ने हैं। एक है इलेक्ट्रॉन, एक है प्रोटॉन और एक है न्यूट्रॉन। ठीक है, ये थ्री मेजर फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर एटम से छोटे पार्टिकल्स हैं और एटम का नाम इंडिविजिबल यानी सबसे स्मॉलेस्ट, एक ऐसा पार्टिकल के इसको मजीद हम तोड़ नहीं सकते, इसको मजीद छोटी पार्टिकल में आप डिवाइड नहीं कर सकते, तो क्या यही नाम रखना इसका सही रहेगा? तो फिर ये डिसाइड किया गया कि एटम का जो नाम था पुराने टाइम पे हम उसका नाम यही रखेंगे, बस थोड़ी सी चेंजेस कर देते हैं इस पे। एटोमॉस की जगह अब इसका नाम रखा गया है एटम। तो मैटर क्या होता है आपका, ये जो मैटर होता है वो बेसिकली किससे बना होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से, जिसको आप एटम कहते हैं। अब ये जो एटम है हमारे पास, ठीक है, ये अगर आपको यहाँ पे दिख रहा हो राइट साइड पे, ये पार्टिकल्स ऑफ एटम जो यहाँ पे बने बने हुए हैं, तो ये एटम का स्ट्रक्चर जो है आपको ये कुछ रिजेंबल, अगर आपको आपने सोलर सिस्टम पढ़ा हो तो आपको याद आएगा कि ये उन सिस्टम से जरा रिजेंबल कर रहा है। यानी एटम को पढ़ने के लिए जो स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया गया वो बेसिकली सोलर सिस्टम को देख के ही डिस्क्राइब किया गया है, कि जिस तरीके से सोलर सिस्टम में बीच में आपका सन होता है और इसके इर्द गिर्द ऑर्बिट्स बने होते हैं और उन ऑर्बिट्स में एक एक प्लेनेट होता है, इसी तरीके से यहाँ एटम को बताया गया कि ये जो बीच वाला पार्ट है दिस इज द न्यूक्लियस। ठीक है, ये एक ऐसा पार्ट है जो न्यूक्लियस है, यानी ओवरऑल पार्ट। इस न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल्स रहते हैं, एक रहता है प्रोटॉन और एक रहता है न्यूट्रॉन। अब ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इन दोनों का मास सेम होता है। ठीक है, इन दोनों का मास यानी साइज में
आप कंसिडर समझने के लिए आप यूं समझ लें कि इनका जो मास है यानी ये दोनों साइज में सेम होते हैं। अगर ये एक इतना बड़ा है तो सेम एक और एटम जो होगा इसके पीछे होगा या सामने लगा होगा तो वो भी इतना ही बड़ा होगा। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का साइज क्या हो जाएगा, सेम होगा। ठीक है, सॉरी मुझसे जरा थोड़ा सा बड़ा हो गया, आप यू कंसिडर करने के बराबर है। नेक्स्ट कि आपके ये जो शेल्स बने हुए हैं, तो जैसे सोलर सिस्टम में आप इनको शेल्स कहते हैं, आप ऑर्बिट्स कहते हैं, वैसे इनको भी शेल्स या फिर ऑर्बिट्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास ऑर्बिट्स होते हैं, शेल्स होते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट काम की चीज होते हैं क्योंकि इनके पास जो छोटा पार्टिकल है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, वो यहाँ पे रहते हैं, यानी ये इनका घर है, इलेक्ट्रॉन्स का घर है ये। इन शेल्स में ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब जो पूरी केमिस्ट्री में जितने केमिकल रिएक्शंस आप पढ़ते हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हमारे पास एटम है, इसमें जो सबसे लास्ट वाला शेल है, ठीक है, ये वाला शेल, आखिरी शेल, हर एटम के लास्ट शेल को आप कहते हैं वैलेंस शेल, क्योंकि वैलेंस वर्ड का मतलब होता है लास्ट, इसका मतलब होता है आखिरी। ठीक है, अब इस वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन रिजाइड करेगा, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा, उस इलेक्ट्रॉन को मैं नाम दूंगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, यानी लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन। और दुनिया में जितने केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो बेसिकली इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही होते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि जितने केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो इन इलेक्ट्रॉन की वजह से होते हैं। कौन से वाले इलेक्ट्रॉन, इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके इनर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो ये बता दूं आपको, ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है ये केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करते, बल्कि ये इनके जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, आप यूं समझिए उनका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है ये वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बेसिकली नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, प्रोटॉन कैरी करते हैं पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन को कहा जाता है दे आर न्यूट्रल, दे हैव नो चार्ज। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस में रहते हैं, और ये आपका शेल ऑर्बिट जो आपका बना हुआ है इसमें इलेक्ट्रॉन रिसाइड करता है। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया एटम का टॉपिक। अब हम नीचे चलते हैं, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉलिक्यूल्स का। अब अगर आप यहाँ पे देखें कि आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? अगर आप एक एटम की स्टडी कर रहे हैं, एक सिंगल एलिमेंट की, तो वो जस्ट आपका एटम है। ठीक है, आपने उस एलिमेंट की स्टडी की। लेकिन अगर आप वहां पे एक और कोई दूसरा एटम ऐड करवा देते हैं, ठीक है, उनके शेल्स को मिला देते हैं, अब ये अगर आपके पास कार्बन है और सामने वाला भी आपके पास कार्बन है, ठीक है, या फिर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ले रहे हैं, या हम एक काम करते हैं, इसको हम ऐसे बना देते हैं वाटर के मॉलिक्यूल के साथ, ये आपका ऑक्सीजन हो गया, ये आपका हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी आप कंसिडर कर लें ये हाइड्रोजन है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास बना है ये क्या है, मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि इन्होंने आपस में शेयरिंग की है, यानी एक से ज्यादा मॉलिक्यूल, एक से ज्यादा एटम अगर आपके पास आ जाते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, मॉलिक्यूल आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है केमिकल एलिमेंट या कंपाउंड में दैट हैज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट और कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड। ये जो आप अलग अलग एटम्स को या एक जैसे एटम्स को आपस में इनको इनके जो शेल्स होते हैं, अगर आप उनको हाइब्रिडाइज करा दें या यूं कह लें कि इनकी शेयरिंग करवा दें, तो आपके पास जो कंपाउंड बन के मिलता है या एलिमेंट जो भी होता है, अभी हमारे पास ये कंपाउंड है, तो ये आपको आप उसको नाम देंगे मॉलिक्यूल्स का। क्यों? क्योंकि ये केमिकली बॉन्डेड होते हैं एक दूसरे के साथ। अब ये जो बॉन्ड बनता है, देखें यहाँ पे भी इन्होंने शेयर किया, शो किया हुआ है कि ये शेयरिंग के थ्रू होता है, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होती है इनके दरमियान में, तो ये मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब नीचे अगर आप देखें तो मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स, हाँ एक और चीज बताते चलूं, अगर आप सिर्फ सिंगल एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो वो जस्ट एक एटम है। ठीक है, वो आपका मॉलिक्यूल नहीं है। लेकिन अगर एक से ज्यादा एटम हो जाएं, अब वो दो हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, छह हो सकते हैं, या जितने भी हो सकते हैं, तो आप उनको नाम देंगे, फिर वो क्या बन जाते हैं, आपके मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स आपके क्या होते हैं? अगर आप नेम देखें यहाँ पे तो हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। अब अगर यहाँ पे आप नोटिस करें, साइज चेंज होता जा रहा है, यानी कि अगर आप एलिमेंट को इनके इंक्रीजिंग और नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर पे आप देखते जाएं तो मास बढ़ता जा रहा है, तो साइज भी इनका बढ़ेगा। सिंपल इनका ये होता है He फॉर हीलियम, Ar फॉर आर्गन, Kr फॉर क्रिप्टॉन, Xe फॉर जिनॉन, एंड Rn फॉर रेडॉन। ये आपके सिंगल एलिमेंट है जिसको आप कह रहे हैं मोनो एटॉमिक एलिमेंट। अब इनमें अगर आप देखें फर्क क्या है, ये सिंगल थे, ये डबल हो गए। कौन डबल हुए?
नाइट्रोजन के एटम ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो यहाँ पे जितने डबल हुए हैं वहां पे आप 2 लगा देंगे छोटा सा। नाइट्रोजन अगर एक सिंगल आपका एलिमेंट है और अगर आप यहाँ 2 लगा देंगे तो इसका मतलब आपके पास 2 नाइट्रोजन ने आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं, जिसको आपने ऐसे शो किया, एक नाइट्रोजन ये रहा, एक नाइट्रोजन ये रहा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें हर जगह यहाँ पे एक 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 इस तरीके से इनके बॉन्ड है, यहाँ पे, यहाँ पे। तो ये कहलाते हैं आपके डायटोमिक, क्योंकि डाई का मतलब होता है 2, एटॉमिक का मतलब होता है एटम, 2 एटम मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हैं। नेक्स्ट में आपके पास अगर आप देखिए पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, पॉली मीन्स होती है मैनी, एटम का मतलब एटॉमिक मीन्स एटम। तो आपके पास क्या है, O3 फॉर ओजोन, P4 फॉर फॉस्फोरस एंड S8 फॉर सल्फर। ओजोन में क्या है आपका O3, इसका मतलब है 3 ऑक्सीजन ने मिलके, ठीक है, बॉन्ड बनाया हुआ है, तो ये आपका O3 है। तो ये जब 3 एटम्स आपस में मिल रहे हैं, दे आर दी मॉलिक्यूल्स, क्यों? क्योंकि इन्होंने आपस में शेयरिंग की हुई है, ठीक है, शेयरिंग करके एक बॉन्ड बनाया है, तो उसको आप कह रहे हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट आपका जो आपकी जो हेडिंग है वो आपका सब्सटेंस है। सब्सटेंस क्या होता है? अ पीस ऑफ मैटर इन द प्योर फॉर्म। दुनिया में अगर आप बहुत सारी चीजों को ले लें, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, किसी भी फॉर्म में हो, तो अगर वो अपने प्योरेस्ट फॉर्म में पाया जाता है, यानी उसके साथ कोई दूसरी इम्प्योरिटी मौजूद नहीं है, अगर कोई इम्प्योरिटी मौजूद नहीं है, वो सिंगल है और उसने खुद का स्ट्रक्चर अपना बिल्ड किया हुआ है, तो वो आपका सब्सटेंस कहलाता है। यानी अगर आपके पास कोई भी ऐसा सब्सटेंस है, कोई भी ऐसा कंपाउंड है जो ए है, इस ए के इर्द गिर्द कोई भी दूसरी चीज, कोई बी सी डी कुछ नहीं लगा हुआ, तो मैं इसको नाम दूंगी ये प्योर है, इसके पास कोई इम्प्योरिटी नहीं है, सो दिस इज द सब्सटेंस। नीचे अगर आप देखें एग्जाम्पल के तौर पे आपको सॉल्ट दिया हुआ है, डायमंड दिया हुआ है, सल्फर दिया हुआ है, क्योंकि सॉल्ट में सल्फर को अगर आप देखें तो सल्फर के पास कोई भी दूसरा मटेरियल नहीं है, ये प्योर सल्फर है, आपके पास कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है, तो आपने कहा ये सब्सटेंस है। डायमंड प्योरली आपका कार्बन से बना होता है, इसके अलावा इसमें कोई इंप्योरिटी मौजूद नहीं होती, तो इसीलिए आप कहते हैं कि डायमंड भी क्या है, आपका सब्सटेंस है। सॉल्ट, जैसे कि अगर हमारे घर की नमक की बात कर लें, टेबल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड को देख लें, तो यहाँ पे कोई दूसरी चीज मिक्स नहीं हुई हुई इसके साथ, तो जस्ट ये NaCl प्योर है, तो आप उसको नाम देंगे सब्सटेंस का। ठीक है, तो ये तमाम चीजें जो प्योरेस्ट फॉर्म में होती हैं वो आपका सब्सटेंस कहलाता है। अगर आपने इसके अंदर कोई दूसरी इंप्योरिटी ऐड कर दी, कोई दूसरी चीज ऐड कर दी, तो फिर वो एक मिक्सचर बन जाता है, वो एक सब्सटेंस नहीं कहलाएगा। फिर आप कहेंगे कि ये जो है प्योर सब्सटेंस नहीं है, बल्कि ये एक इम्प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जहाँ पे हमने ये कंप्लीट किया है, फिर इंशाल्लाह हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे।